हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मारपीट से जुड़े मामलों में कौन सी धाराएं लगती हैं, कौन से सेक्शंस लगते हैं। अब ये तो मारपीट के सीरियसनेस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन सी धारा लगेगी। अगर मारपीट जो है नॉर्मली हुई है, तमाचा पड़ा है किसी ने किसी को धक्का दे दिया है, हल्का फुल्का दर्द हुआ है, हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ गए, तो उसमें जो है क्या सेक्शन लगेगा। अगर मारपीट में जो है बहुत गंभीर रूप से हड्डी तोड़ दी गई है, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, या फिर जो है किसी को जान भी चली गई है, तो उस कंडीशन में क्या सेक्शंस लगेंगी, क्या धाराएं लगेंगी, क्या कानूनी प्रोविजंस होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आईपीसी के सेक्शन 323 से। आईपीसी सेक्शन 323 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 डील करती है ऑफेंस वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। अगर कोई इंसान किसी को थप्पड़ मार देता है तब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। जी हाँ, उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 323, जो कि डील करती है किसी को जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना। जैसे किसी ने किसी को तमाचा मार दिया, धक्का दे दिया, पंच मार दिया। यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो धारा लगती है ये साधारण मारपीट में लगती है। अगर मारपीट में धारदार हथियारों को यूज़ हुआ है, घातक हथियारों का यूज़ हुआ है, आग का यूज़ हुआ है, तो उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में आईपीसी की 324, 325, 326 दूसरी धारा लगेंगी। आईपीसी की धारा 323 जो है वो साधारण मारपीट में लगती है। तो यह एक जमानती है, यानी कि बेलेबल और गैर संज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 साल तक का कारावास या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये जो सेक्शन अप्लाई होता है वो साधारण मारपीट में लगता है, यानी कि जो साधारण मारपीट होती है, छोटी मोटी मारपीट हो गई, तमाचे, घूसे या थोड़ा बहुत दर्द, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ये सेक्शंस लग जाती है। यूजुअली पुलिस जो है इस मामले में केस नहीं दर्ज करती है। हालांकि अदालत में अर्जी देकर जो है मामला दर्ज कराने की गुहार लगाई जा सकती है, क्योंकि ये जो धारा है ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। इसमें जो है पुलिस चाहती है कि आपस में बातचीत करके, कंप्रोमाइज़ करके मामले को सुलझा लिया जाए। तो जो ऑफेंस है ये है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, यानी कि जानबूझकर स्वेच्छा से कोई किसी को चोट पहुंचाता है, छोटी मोटी चोट पहुंचाता है, तो उसमें जो है आईपीसी के सेक्शन 330 अप्लाई होता है। और अगर इसमें केस दर्ज भी हो जाता है तो 1 वर्ष तक की सज़ा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर केस दर्ज हो जाता है तो ज़मानत जो है पुलिस स्टेशन से ही मिल सकती है। बेलेबल है, यानी कि ज़मानती अपराध है, और किसी भी न्यायाधीश द्वारा, यानी कि किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो वहाँ ट्रायल इसका हो सकता है। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि उस व्यक्ति द्वारा समझौता हो सकता है, यानी कि कंप्रोमाइज़ जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकता है। जिसको चोट पहुंची है वो कंप्रोमाइज़ करके मामले को ख़त्म कर सकता है। तो ये तो बात हो गई आईपीसी की सेक्शन 330 की। अब मारपीट थोड़ी सीरियस किस्म की हो गई तो उसमें जो है आईपीसी की सेक्शन 324 लगती है। आईपीसी की सेक्शन 330 में वीपन्स का यूज़ नहीं हुआ है मारपीट में। जहाँ वीपन्स यानी कि हथियारों का यूज़ हो गया है तो वहाँ आईपीसी की सेक्शन 324 लगती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की सेक्शन 324 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324, जो कि डील करती है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट्स बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, यानी कि खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो आईपीसी की सेक्शन 324 डील करती है जब मारपीट के दौरान जो है हथियारों का भी यूज़ हुआ हो। वो हथियार हो सकते हैं चाकू, गोली चलाने वाला, आग या किसी भी गर्म पदार्थ जिससे जो है चोट लग जाए। हथियार के साथ साथ या फिर जानवर के ज़रिए किसी के ऊपर कुत्ता छोड़ देना, तो उससे जो है अगर कोई व्यक्ति ज़ख्मी हो जाता है तो आईपीसी की सेक्शन 324 अप्लाई होती है। तो आईपीसी की 324 डील करती है कि अगर मारपीट में जो है हथियारों का भी यूज़ हुआ है, धारदार हथियारों, चाकू, तलवार, कैंची, किसी भी चीज़ का कोई धारदार हथियार का यूज़ हुआ है, या फिर किसी ने कोई गर्म पदार्थ डाल दिया है, वो तेज़ाब नहीं होना चाहिए, वो एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड के लिए अलग सेक्शन में प्रोविज़न है। इन हथियारों और मीन्स में पॉइजन भी शामिल है, यानी कि जहर भी शामिल है। तो किसी ने कोई ऐसे हथियारों से हमला करा है और कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 324 लगती है। तो एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई मारपीट का केस होता है तो उसमें एमएलसी ज़रूर करा लेना चाहिए। एमएलसी यानी कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। तो एमएलसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है विक्टिम के लिए। मान ली कि आपके साथ किसी ने मारपीट करी है और आपकी एक हड्डी भी टूट गई है और भी चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें आई हैं जो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी एमएलसी कराएंगे। एमएलसी कौन करवाता है? एमएलसी जो है पुलिस भी करवाती है।
तो एमएलसी कौन करवाता है? एमएलसी पुलिस भी करवा सकती है और आप भी करवा सकते हैं। जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस जो है एमएलसी करवाती है, और अगर पुलिस एमएलसी नहीं करवा रही है किसी रीज़न से तो आप खुद जाकर एमएलसी करवा सकते हैं। मान ली कि आपकी चोटें लगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हड्डी भी टूट गई और आपके अंदरूनी चोटें भी आई हैं, तो आप जब एमएलसी करवाएंगे तो डॉक्टर जो है, एक फॉर्म होता है एमएलसी यानी कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, उस फॉर्म के ऊपर आपकी सारी डिटेल लिखेगा कि आपकी कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, चोट की सीरियसनेस लिखेगा कि कैसी चोटें आई हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट्स, एक सबूत होता है एमएलसी, जो कि आपके बहुत काम आएगा केस में, क्योंकि आपकी चोट को, आपकी जो हर्ट है उसको एक कानूनी मान्यता मिल जाती है। तो किसी भी तरह की कोई लड़ाई हुई हो, अगर आपकी चोट लगी हो, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, वो एमएलसी कराएंगे। अगर पुलिस एमएलसी नहीं कर रही है तो आप खुद जाकर एमएलसी करवा सकते हैं, ये भी प्रोविज़न है लॉ में। तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि समझा कि नॉर्मली जब कोई मारपीट हुई हो, साधारण मारपीट हुई हो, छोटी मोटी चोटें लगी हो, तो उसमें जो है आईपीसी की सेक्शन 323 लगती है। लेकिन आईपीसी की सेक्शन 324 कब अप्लाई होती है? अगर मारपीट में जो है हथियारों को भी यूज़ हुआ हो, तलवार, कैंची, कोई धारदार हथियारों को यूज़ हुआ हो, या फिर कोई जानवर को छोड़ दिया गया हो, किसी के ऊपर कुत्ते को छोड़ दिया गया हो, तो उस कंडीशन में जो है आईपीसी की सेक्शन 324 लगती है। उस हथियारों से कुछ ज़ख्मी हो गया हो, गंभीर रूप से ज़ख्मी ना हुआ हो, ज़ख्मी हो गया हो, आईपीसी की सेक्शन 324 में दोषी पाए जाने वाले को 3 साल की सज़ा, और यहाँ पे जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ हुआ है और या, इसका मतलब हुआ या 3 साल की सज़ा या जुर्माना, या तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना देना पड़ सकता है। हो सकता है कि खाली जुर्माने से काम चल जाए, और तीसरा वर्ड है और बोथ, या दोनों हो सकते हैं, यानी कि 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। ये तो मामले की सीरियसनेस और कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस स्टेशन से ज़मानत नहीं मिल सकती है, नॉन बेलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है। ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि समझौता इसमें नहीं हो सकता है। अगर दोनों पार्टियां समझौता करने के लिए तैयार हो भी जाती हैं तो कोर्ट की मर्ज़ी से ही समझौता हो सकता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की सेक्शन 325 की, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 की, जो कि डील करती है किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देना, यानी कि ग्रीवियस हर्ट कर देना। जब कोई किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 325 अप्लाई होती है। यानी कि जिस मारपीट में जो है किसी को ग्रीवियस हर्ट आ गई हो, गंभीर चोट आ गई हो, तो उसके अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 325 अप्लाई होगी। जब ग्रीवियस हर्ट होगी तो ही ये सेक्शन अप्लाई होगी। तो ये ग्रीवियस हर्ट क्या होती है? तो ग्रीवियस हर्ट को जो है आईपीसी की सेक्शन 320 में डिफाइन करा गया है। आईपीसी की सेक्शन 320 में ऐसी 8 कंडीशंस दी गई हैं। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशंस लगती है तो ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। तो पहली कंडीशन है इमैस्कुलेशन, यानी कि नपुंसकीकरण। अगर चोट इतनी खतरनाक होती है कि कोई नपुंसक हो जाता है, यानी कि किसी की मर्दाना शक्ति चली जाती है, तो ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, यानी कि दोनों आंखों में से किसी एक आंख की रोशनी चली जाना, एक आंख खराब हो जाना। तीसरी है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हेयरिंग ऑफ आइदर एयर, यानी कि दोनों कानों में से किसी एक कान की सुनने की शक्ति चली जाना, यानी कि चोट इतनी खतरनाक लगी है कि सुनने की शक्ति ही चली गई है किसी एक कान की। चौथा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट का कोई जोड़ टूट जाए, कोई हड्डी टूट जाए। पांचवा पॉइंट है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि शरीर के किसी भी ऑर्गन की, किसी बॉडी पार्ट की शक्ति ही चली है, यानी कि वो जो पार्ट है वो काम करना ही बंद कर दे, यानी कि शरीर का कोई बॉडी पार्ट, कोई ऑर्गन जो है हमेशा के लिए काम करना ही बंद कर दे, यानी कि किसी बॉडी पार्ट की शक्ति ही चली जाए। 6 पॉइंट है परमानेंट डिसफिगुरेशन ऑफ द हेड और फेस, यानी कि सर और चेहरा जो है डिसफिगर हो जाए, यानी कि जो उसका शेप जो है बिगड़ जाए, या कोई चेहरे पे इतनी खतरनाक चोट आ जाए कि वो हमेशा के लिए उसका निशान रहे, यानी कि सर और चेहरे पे ऐसी चोट आ जाए कि वो हमेशा के लिए डिसफिगर हो जाए, यानी कि चेहरे पे कोई ऐसा निशान आ जाए, गंभीर चोट लग जाए, चेहरा फट गया, अब उसका निशान रहेगा, तो वो परमानेंट डिसफिगुरेशन में आता है। चेहरा फट गया, सर फट गया, जैसे कि 6 पॉइंट में लिखा है डिसफिगर, यानी कि चेहरा या सर को जो है डिसफिगर कर देना, उसका शेप बिगड़ जाना, यानी कि किसी की नाक कट गई हो, किसी का कान कट गया हो लड़ाई में, तो उस कंडीशन में भी जो है ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। 7 पॉइंट है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, यानी कि दांत या किसी हड्डी का टूट जाना, यानी कि दांत टूट जाना या कोई हड्डी टूट जाना, तब भी ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। तो ये जो 7 कंडीशन दी गई हैं, ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। कोई भी हड्डी टूट गई हो और या फिर दांत भी टूट गया हो किसी का, तो भी ग्रीवियस हर्ट में वो आएगा।
और एक और इसका एक 8 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मारपीट के दौरान किसी को ऐसी अंदरूनी चोट लग गई है, कोई चोट लग गई है कि वो 20 दिन तक कामकाज करने में असमर्थ रहता है और दर्द में रहता है 20 दिन तक, और वो कामकाज नहीं कर सकता है 20 दिन तक, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अगर ये सब कंडीशंस अप्लाई हो रही है तो जो है उस पर आईपीसी के सेक्शन 325, 326 लगेगी कि अगर मारपीट के दौरान किसी को ग्रीवियस हर्ट आया तो उस कंडीशन में जो है आईपीसी की सेक्शन 325 लगेगी। आईपीसी की सेक्शन 325 के तहत दोषी पाए जाने वाले को 7 साल की सज़ा एंड फाइन, इसमें एंड का यूज़ हुआ है और का यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि कोर्ट जो है 7 साल तक की सज़ा दे सकता है और जुर्माना तो देना ही देना होगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस स्टेशन से ज़मानत नहीं मिल सकती है। बेलेबल ऑफेंस है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, और कंपाउंडेबल है बट उसके द्वारा जिसको चोट पहुंची है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जिसको चोट पहुंची है और कोर्ट की अनुमति से ही इसका समझौता करा जा सकता है, कंप्रोमाइज़ करा जा सकता है, क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए जो है इसमें कोर्ट की परमिशन से ही कंप्रोमाइज़ होगा। आईपीसी की सेक्शन 326 भी डील करती है ग्रीवियस हर्ट से, लेकिन इसमें ग्रीवियस हर्ट जो किसी को पहुंचाई जाती है, यानी गंभीर चोट किसी को पहुंचाई जाती है, उसमें किसी हथियार का यूज़ हुआ होता है। तो आईपीसी की सेक्शन 326 डील करती है कि कोई किसी हथियार से, 325 में वीपन्स नहीं थे, हथियार नहीं थे, इसमें हथियार से, अगर कोई किसी हथियार से, यानी कि कैंची से, तलवार से, स्टंप से, लाठी से, डंडे से, या कोई भी धारदार हथियार से, जैसा कि मैंने आपको आईपीसी की सेक्शन 324 में बताए, जो हथियार बताए वो इसमें भी हथियार इंक्लूड होंगे। किसी को गोली चला देना, और हथियारों में जो है पॉइज़न, जहर को भी शामिल करा जाएगा। अगर कोई किसी को पॉइज़न दे देता है, कोई गर्म पदार्थ हो गया यानी कि करोसिव सब्सटेंस हो गया, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो गया यानी कि कोई विस्फोटक पदार्थ हो गया, कोई किसी के ऊपर कुत्ता छोड़ देता है या कोई भी जंगली जानवर छोड़ देता है, तो भी वो हथियार के रूप में माना जाएगा। किसी भी हथियार से किसी को जख्मी कर देता है, कैसा जख्मी? ग्रीवियस रूप से, यानी कि गंभीर रूप से जख्मी कर देता है हथियारों से, यानी कि ग्रीवियस हर्ट कर देता है। अब ग्रीवियस हर्ट क्या होती है, गंभीर चोट क्या होती है, वो तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ग्रीवियस हर्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 320 में दी गई है। अगर किसी की लड़ाई के दौरान जो है हड्डी टूट जाती है, किसी की एक आँख की रोशनी चली जाती है, एक कान से सुनाई नहीं देता है, पूरी 8 कंडीशन मैंने आपको बताई थी ग्रीवियस हर्ट की। अगर उन 8 कंडीशन में जो आईपीसी की सेक्शन 320 में दी गई हैं, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। अगर हथियारों से सिर्फ जख्मी करता, ग्रीवियस हर्ट ना करता, इसमें क्या बात हो रही? ग्रीवियस हर्ट की, यानी कि गंभीर रूप से जख्मी कर दिया हथियारों से। अगर हथियार किसी ने चलाए हैं और गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है, उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंची है, तो कौन सी सेक्शन अप्लाई होगा वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उसमें जो है आईपीसी के सेक्शन 324 अप्लाई होगा। देख सकते हैं आप, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट्स बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। यहाँ पे जो वर्ड का यूज़ हुआ है सिर्फ हर्ट का यूज़ हुआ है, यानी कि चोट का यूज़ हुआ है, चोट पहुँचाने से हुआ है। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट का यूज़ नहीं हुआ है। अगर हथियारों से किसी को कोई चोट पहुँचाता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 324 अप्लाई होती है। अगर हथियारों से कोई किसी को गंभीर रूप से चोट पहुँचा देता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 326 अप्लाई होती है। तो आईपीसी की सेक्शन 326 में मैंने आपको बताया कि अगर मारपीट में खतरनाक हथियारों को यूज़ हुआ है, गोली, लाठी, डंडे, कैंची, तलवार, कोई भी हथियार का यूज़ हुआ है और उससे जो है किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंच गई है, तो उसके अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 326 लगेगी। आईपीसी की सेक्शन 326 के तहत दोषी पाए जाने वाले को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है। और यहाँ पे जो वर्ड का यूज़ हुआ है और या 10 साल की सज़ा और जुर्माना, या तो उसको जो है आजीवन कारावास मिल सकता है या फिर जो है उसको 10 साल तक की कैद जुर्माने के साथ की सज़ा मिल सकती है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि थाने से ज़मानत इसमें नहीं मिल सकती है, और एक नॉन बेलेबल यानी कि गैर ज़मानती अपराध है। पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार इसमें कर सकती है। और ये जो ट्राइबल है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ही ट्राइबल है, यानी कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है। अगर एमपी में आप रहते हैं तो एमपी में जो है सेशन कोर्ट में ये विचारणीय होगा, यानी कि ट्रायल चलेगा आपका, इसमें मुकदमा चलेगा। ये एक नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता नहीं हो सकता है। अगर समझौता करने के लिए दोनों पार्टियां आपस में तैयार हो जाती हैं तो फिर जो है कोर्ट में जाकर ही ये ख़त्म करा जा सकता है केस। तो आईपीसी की सेक्शन 323 में आपने समझा कि साधारण मारपीट यानी कि धक्का मुक्की हुई, घूसे लाते चले, छोटी मोटी चोट आई। 324 में आपने समझा कि मारपीट में हथियारों का भी यूज़ हो गया लेकिन उससे कोई ज़ख्मी हो गया।
325 में आपने समझा कि मारपीट में जो है किसी को गंभीर रूप से चोट आ गई, बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो गया, हड्डी टूट गई, दांत टूट गया। 326 में आपने समझा कि मारपीट में ग्रीवियस हर्ट तो आई है किसी को, पर उसके साथ जो है हथियारों का भी यूज़ हुआ है, यानी कि किसी हथियार के जरिए ग्रीवियस हर्ट पहुंची है। तो ये सब जो आपने सेक्शन समझे 323, 324 और 325, 326, ये सब जो थे वो मारपीट से संबंधित थे, वॉलेंटरीली, यानी कि स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाई गई थी, स्वेच्छा से मारपीट हुई थी। किसी को इसमें गुस्सा नहीं दिलाया गया था अचानक से, किसी को इसमें प्रोवोक नहीं करा गया था। ये सेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं जब मारपीट जो है किसी प्रोवोकेशन के वजह से होती है। मान ली किसी ने किसी को बहुत प्रोवोक करा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया, फिर वहाँ पे किसी ने किसी को मार दिया, तो वहाँ पे ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। तो वहाँ पे ये किसमें से कोई भी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, चाहे गंभीर रूप से मारा हो, चाहे ग्रीवियस हर्ट ही क्यों ना पहुंचाई हो, तो वहाँ पे ये सेक्शन नहीं अप्लाई होते हैं। वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होंगे 334 और 335। तो जो सेक्शन आपने 323, 324, 325, 326 समझे वो थी वॉलेंटरीली मारपीट से। 334 और 335 में क्या है, अगर कोई किसी को प्रोवोक करता है, कोई भड़काता है और उसको अचानक गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में आकर किसी को मार देता है, तो वहाँ पे ये सेक्शंस अप्लाई होते हैं। वहाँ पर 323, 324, 325, 326 नहीं लगेगी, उसके लिए प्रोविजंस अलग हैं। उसका प्रोविजंस है 334 और 335 में। तो चलिए हम बात करते हैं आईपीसी की सेक्शन 334 की। आईपीसी की सेक्शन यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 334 डील करती है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट्स ऑन प्रोवोकेशंस। ये जो वर्ड लिखा है प्रोवोकेशन, यही उन धाराओं का एक्सेप्शन है, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर धाराएं बताई हैं 323, 324, 325, 326, उसमें प्रोवोकेशन पे मारपीट नहीं होती है, यानी कि किसी को भड़काया नहीं जाता है। यानी कि उन धाराओं में जो मारपीट थी वो प्रोवोकेशन पे नहीं होती थी, किसी को भड़का दिया, किसी को एकदम क्रोध दिला दिया और क्रोध में आकर किसी ने हमला कर दिया। अगर किसी को एकदम क्रोध दिलाया गया यानी कि प्रोवोक करा गया है, और जैसे कि इसमें वर्ड देख सकते हैं आप प्रोवोकेशन, अगर किसी को प्रोवोक करा गया है, प्रकोप दिलाया गया है, तो वो किसी को अगर चोट पहुंचा देता है तो वहाँ पर जो है आईपीसी की सेक्शन 334 और 335 अप्लाई होती है। अगर कोई जो है किसी को बहुत गुस्सा दिला देता है और वो गुस्से में आकर, प्रकोप में आकर किसी को मार देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है, तो उस पर जो है जो पनिशमेंट है इस सेक्शन के अंदर 1 महीने की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लिया जा सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं उसको। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि ज़मानत जो है थाने से ही मिल जाएगी, बेलेबल ऑफेंस है और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। ऑफेंस इज कंपाउंडेबल बाय द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज्ड, यानी कि यह अपराध उस व्यक्ति के द्वारा समझौता करा जा सकता है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है जिसको चोट पहुंची है। अगर जिसको चोट पहुंची है, जिसकी चोट लगी है, अगर वो कहे चलिए समझौता करते हैं और मामले को ख़त्म करते हैं, तो उसके ज़रिए जो है मामला रफा दफा करा जा सकता है। तो हम बात करते हैं 335 की। 335 में जो प्रोविज़न्स हैं वो सेम ही हैं, लेकिन जो है सज़ा और जो है ऑफेंस की जो नेचर है वो अलग है थोड़ा। इसमें अगर किसी को गुस्से में आकर बहुत ही ज़्यादा प्रकोप किसी को कोई दिलाता है, इसमें अगर कोई किसी को प्रवोक करता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है किसी को, और वो गुस्से में आकर किसी को गंभीर चोट पहुंचा देता है, ग्रीवियस हर्ट कर देता है। 334 में क्या आता है, सिर्फ चोट पहुंचा देता है, सिर्फ हर्ट कर देता है। इसमें अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ ऐसी बात कही जिससे मिस्टर बी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ही ज़्यादा वो प्रवोक हो गए और उन्हीं ने जो है मिस्टर ए पर एक ज़ोरदार हमला करा, जिससे जो है मिस्टर ए की हड्डी टूट गई। तो मिस्टर बी के अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 335 लगी, क्योंकि उन्होंने अचानक प्रवोक में आकर, प्रकोपन में आकर जो है हमला करा था, जिससे जो है उनकी ग्रीवियस हर्ट हो गई। आईपीसी की सेक्शन 335 में जो है 4 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों देना पड़ सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है। इसका जो ट्रायल चलेगा यानी कि जो मुकदमा चलेगा वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ चलेगा। ऑफेंस इज कंपाउंडेबल बाय द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज्ड। ये भी धारा 334 की तरह कंपाउंडेबल है, लेकिन उसके द्वारा जिसको चोट पहुंची है, अगर जिसको चोट पहुंची है, अगर वो समझौता कर रहा है, मामले को ख़त्म कर रहा है, तो मामला जो है ख़त्म करा जा सकता है। तो आईपीसी की सेक्शन 308 को हम देख लेते हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 308 डील करती है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास। आईपीसी के सेक्शन 308 में अगर कोई किसी पर हमला करता है, लेकिन उसको पता होता है कि उस हमले से उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन जान लेने का नहीं होता है, पहले से वो प्लान नहीं करता है कि जान लेना है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो इंटेंशन जान लेने का नहीं होता है, लेकिन जो हमला कर रहा होता है उससे जान भी जा सकती होती है, ये पता होता है,
तो उस कंडीशन में जो है आईपीसी की सेक्शन 308 लगती है। तो इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर तलवार से हमला करा, पर मिस्टर बी जो है बच गए, उनको तलवार छू के निकल गई। तो मिस्टर ए के ऊपर जो है गैर इरादतन हत्या का केस लगेगा, यानी कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। तो इस सेक्शन के अप्लाई होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई चोट आए। अगर चोट नहीं भी आई हो, किसी ने किसी के ऊपर हमला करा हो, अगर वो बच जाता है तो भी ये सेक्शंस अप्लाई होता है, यानी कि 308 जो है लगेगा। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर हमला करा, तो मिस्टर बी बच गए, तलवार छू के उनकी निकल गई। मिस्टर बी को कोई चोट नहीं आई, तो मिस्टर ए के ऊपर जो है आईपीसी की सेक्शन 308 लगेगी। अगर मिस्टर बी के ऊपर तलवार लग जाती, मिस्टर बी जो है घायल हो जाते, तो सज़ा जो है बढ़ जाएगी। और अगर मिस्टर बी घायल नहीं हुए तो सज़ा कम हो जाती है। सज़ा क्या होगी वो आपको मैं बताऊंगा। सेक्शन 308 में आपने समझा कि अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है और हमले में कोई व्यक्ति बच जाता है तो उस पर जो है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा दर्ज होता है। तो हम बात करते हैं आईपीसी की सेक्शन 308 में सज़ा के प्रोविज़न्स की। इस सेक्शन में जो सज़ा के जो प्रोविज़न्स हैं दो पार्ट में दिए गए हैं। अगर कोई किसी के ऊपर गैर इरादतन हत्या की कोशिश करता है सिर्फ, और किसी को चोट नहीं आती, जैसे कि पहले पार्ट में लिखा है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, सिर्फ जो है अटेम्प्ट करता है और किसी को कोई चोट नहीं आती है, सिर्फ गैर इरादतन हत्या की कोशिश करता है और किसी को चोट नहीं आती है, तो 3 साल की सज़ा और फाइन, यहाँ पे जो वर्ड का यूज़ हुआ है और का यूज़ हुआ है, यानी कि उस कंडीशन में 3 साल की सज़ा और फाइन और बोथ, या तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है और या फिर उसको जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों से उसको सज़ा मिल सकती है, यानी कि 3 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर किसी को चोट नहीं आती है। दूसरी कंडीशन में इफ़ सच एक्ट कॉजेस हर्ट टू एनी पर्सन, अगर कोई किसी के ऊपर गैर इरादतन हत्या की कोशिश करता है और उससे जो है किसी की चोट आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो है 7 ईयर्स और फाइन और बोथ, यानी जो सज़ा है वो 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है और बोथ, या दोनों देना पड़ सकते हैं, या तो उसको 7 साल की सज़ा भी होगी और जुर्माना भी उसको देना पड़ सकता है। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर जो है गोली चलाई, तो गोली जो है उनको छू के निकल गई, उनकी कोई चोट नहीं आई। तो मिस्टर एक्स के अगेन जो है आईपीसी के सेक्शन 308 का मुकदमा चलेगा और उनको जो है 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर गोली चलाई, गोली जो है उनके पैर में लग गई, तो उस कंडीशन में जो है मिस्टर एक्स के अगेन जो है 7 साल तक की सज़ा या जुर्माना ये दोनों देना पड़ सकता है। तो 308 में अभी तक आपने एक बात ध्यान दी होगी कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है, अभी तक सिर्फ जानलेवा हमला हुआ है या फिर कोई घायल हुआ है। अगर कोई किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है और अगर चोट नहीं भी आती है तो आईपीसी की सेक्शन 308 के तहत जो है 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है और हमले में कोई ज़ख्मी भी हो जाता है, चोट आ जाती है, हर्ट हो जाता है, तो उसके अगेन जो है 7 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों देना पड़ सकते हैं। और अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है और किसी की जान चली जाती है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 308 नहीं लगेगी, उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 304 का मुकदमा दर्ज होगा, जो है कल्पेबल होमिसाइड का। तो अगर ऐसे जानलेवा हमले में किसी की जान चली जाती है तो 10 साल तक की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजमेंट या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो आईपीसी की सेक्शन डील करती है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड से, इसमें जान नहीं जाती है। अगर जान चली जाती है तो आईपीसी की सेक्शन 304 लगेगी। ऐसे ही है आईपीसी की सेक्शन 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि कोई किसी की हत्या करने की कोशिश करता है और हत्या में नाकाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आईपीसी की सेक्शन 307 लगती है। इसमें इंटेंशन जो होता है पूरा हत्या ही का होता है, यानी कि मर्डर ही करना होता है, पहले से ही इंटेंशन होता है, पहले से इसमें प्रिपरेशन होती है, इंटेंशन होता है। तो उस कंडीशन में जो है आईपीसी की सेक्शन 307 लगती है। आईपीसी की सेक्शन 307 और 308 में जो है मामले की सीरियसनेस का फ़र्क है। लेकिन आईपीसी की सेक्शन 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या करने का प्रयत्न, उसमें जो पहले से प्लानिंग होती है कि कैसे मर्डर करा जाएगा, कैसे पूरी प्लानिंग होती है इसके अंदर। तो आईपीसी की सेक्शन 307 के तहत अगर कोई किसी की जान लेने की नियत से हमला करता है पर वो हमले में बच जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 307 लगती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारने के लिए जो है एक शॉप से पॉइजन खरीदा, जहर खरीदा। अभी तक जो मिस्टर ए ने जहर खरीदा है, पॉइजन खरीदा है, अभी तक उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा है और वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मिस्टर ए ने जो है उस जहर को जो है एक ऑरेंज जूस में मिलाया और अपने पास गिलास रख दिया। अभी तक जो है मिस्टर ए ने कोई क्राइम नहीं करा है, पर जैसे ही मिस्टर ए ने वो गिलास जो है मिस्टर बी के पास रख के चले आए,
तब वो माना जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि मिस्टर ए के अगेंस्ट जो है 307 का केस लगेगा। भले ही वो जूस ना पिए, भले ही वो जहर वाला गिलास ना पिए, ये कोई मैटर नहीं करता है। उन्होंने अटेम्प्ट करा है तो उनके अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 307 लगेगी। तो हम पनिशमेंट की बात करते हैं। अगर कोई किसी को हत्या करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, पर वो नाकाम रहता है, तो आईपीसी की सेक्शन 307 में भी जो सज़ा के प्रोविजंस हैं वो दो पार्ट में दिए गए हैं। पहला पार्ट है अटेम्प्ट टू मर्डर बट हर्ट नॉट कॉस्ट, यानी कि हत्या का प्रयास तो करा गया, यानी कि हत्या की कोशिश तो करी गई बट किसी को चोट नहीं आई, तो उस कंडीशन में जो है 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है एंड फाइन, यहाँ पे जो वर्ड का यूज़ हुआ है एंड, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इस सेक्शन के दूसरे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, यानी कि हत्या की कोशिश करता है, और किसी को चोट आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो है आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है, यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स एंड फाइन। या तो फिर उसको जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी, या फिर जो है उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये जो है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है कि वो जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ देगा या फिर जो है 10 साल की सज़ा और जुर्माना उस पर लगाएगा। तो इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान ली मिस्टर एक्स ने जो है मिस्टर वाई के ऊपर एक चाकू से हमला करा। तो मान ली मिस्टर एक्स ने जो है मिस्टर वाई के ऊपर चाकू से गले के ऊपर हमला करना चाहा, पर जो है मिस्टर वाई बच गए, सिर्फ एक उनको खरोच आई। तो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि 307 के तहत जो है मुकदमा दर्ज होगा। दूसरी कंडीशन में मान ली कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर हमला करा और उनके गले के ऊपर ज़्यादा चोट आ गई, वो पूरे तरह घायल हो गए, पर उनकी डेथ नहीं हुई पर घायल हो गए। मिस्टर एक्स के अगेंस्ट जो है आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 साल की सज़ा और जुर्माना तो हो गई। तो इस सेक्शन में भी आपने देखा होगा कि अभी तक जो है किसी की जान नहीं गई है। अगर कोई किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है इंटेंशन से कि उसकी जान ले लूँगा, और अगर वो बच जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है आईपीसी की सेक्शन 307 लगेगी। ये सेक्शन तभी अप्लाई होता है कि किसी की जान नहीं जाती। अगर जान चली जाती है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, तो उसके अगेंस्ट जो है मर्डर का चार्ज लगेगा, आईपीसी की सेक्शन 302 लगेगी। तो इस कंडीशन में जो है फांसी तक की सज़ा हो सकती है, यानी कि डेथ की सज़ा तक हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। तो ये थी आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड वीडियो। मैं ऐसे ही लॉ से रिलेटेड काम की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप लॉ अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।